पहले ही दिन भारतीय ई रुपया सुपर हिट हो गया, ऐसा कि दुनिया हैरान। पर वहीं सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नोट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? आखिर ई रुपये ने इतना ज्यादा धमाल कैसे मचा दिया और क्रिप्टो करेंसी को कैसे हरा दिया है, जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ भारत को लिस्ट में डलवाने के लिए कई देशों ने काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार अमेरिका ने भारत को लिस्ट में नहीं डाला, उल्टा ईरान, चाइना और पाकिस्तान को डाल दिया। जानेंगे वो कौन सी लिस्ट है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ सालों पहले एक बड़ा ही मार्केट में धूम मचाने के लिए आ गया करेंसी, जिसे कहा गया क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन के रूप में और कई तरीकों के रूप में इसने धूम मचाना शुरू कर दिया। जिन जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था, उन्हें निवेश का रिटर्न बहुत अच्छा दिखने लगा। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी का कोई अस्तित्व नहीं था। कौन इसको चला रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसके जरिए पैसे आतंकवादियों को भेजे जा रहे हैं या फिर पैसों की हेराफेरी हो रही है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। इसे देखते हुए क्रिप्टो करेंसी को कई सरकारों ने बंद कर दिया। लेकिन हाँ, इसे जरूर महसूस किया गया कि एक ऐसी करेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है जो इस तरीके से उपयोग में आ सके। अभी कुछ ही दिनों पहले भारत ने अपना ई रुपया लॉन्च किया। ये ई रुपया एक डिजिटल करेंसी है। पहले भारत ने इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया और इसे लॉन्च किया कुछ बैंकों के साथ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जब देखा गया कि नहीं, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तब इसे रिटेल में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया। और ये जो रिकॉर्ड आया ना, ये रिकॉर्ड एकदम से हैरान करने वाला रिकॉर्ड था, क्योंकि ई रुपये के जरिए पहले ही दिन 1.71 करोड़ की डिजिटल करेंसी ट्रांसफर हुई, जबकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। अब इसमें 50,000 मर्चेंट्स जुड़ने वाले हैं। अब ये मर्चेंट्स क्या हैं? जैसे कि अमेजन, पेटीएम, कई तरह के पे एप्लीकेशन, ये अब इससे जुड़ जाएंगे। अब 50,000 मर्चेंट्स अगर ये दे रहे हैं मौका कि आप इसके जरिए पेमेंट कर सकते हो, तो ये बहुत जल्द छा जाएगा। अब ई रुपये से फायदा क्या है, तो आपको बता दें, ई रुपये से कई फायदा है यूपीआई के तुलना में या पेटीएम वगैरह जो एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं उसकी तुलना में। सबसे बड़ा फायदा है जहां बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजे गए और वो बड़ा ट्रांजैक्शन है। बड़ा ट्रांजैक्शन के साथ साथ अगर दोनों बैंक एक नहीं हुए, अलग अलग हुए, तो ट्रांजैक्शन को होने में 24 घंटा तो कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी सीन आता है जब ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ये सारी झंझट ई रुपये में नहीं है। ई रुपये में आप जितनी मर्जी चाहो उतना ट्रांसफर कर सकते हो। और दूसरी बड़ी बात ये है ना, इसका बैंक से लेना देना नहीं है, डायरेक्ट आरबीआई से लेना देना है। बैंक से जब कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पे पैसे कटते हैं, लेकिन ई रुपये के जरिए अगर डिजिटल करेंसी ट्रांसफर होगी तो उसमें पैसे नहीं कटेंगे। अब जहाँ बड़ा बड़ा उद्योग चलता है, जहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ करोड़ों में लेन देन होती है और बैंकों द्वारा ये सेटल करना आसान नहीं होता है, टाइम लगता है। जबकि डिजिटल करेंसी के द्वारा इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है। अब यही माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ई रुपया मार्केट में छाएगा। उद्योगपति, बिजनेसमैन और बिजनेस करने वाले लोग तो इसे जरूर ही इस्तेमाल करेंगे, आम लोग भी इसे इस्तेमाल करने लगेंगे। और इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि ये आरबीआई द्वारा डायरेक्ट लॉन्च की गई है, यानी कोई एक ऐसा है जो जवाबदेह है। बाकी दुनिया के जो क्रिप्टो करेंसी थे उनमें निवेश करना कोई गारंटी नहीं थी, कोई जवाबदेह नहीं था जिसे आप किसी तरह का फ्रॉड होने पर पकड़ सको। लेकिन यहाँ ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है, ऐसे में एक जवाबदेह केंद्र बना हुआ है। वहीं कई लोग अब ये भी मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में कैश का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा और नोट पूरी तरीके से ऐसे ही बंद हो जाएंगे। लोग इन चीजों का इस्तेमाल करने लगेंगे, कैश का उपयोग बहुत कम होने लगेगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब
सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है और जो बता रही है कि भारत किस तरीके से ताकतवर हो रहा है उसकी पहचान दुनिया में निकल कर सामने आ रही है। तो वहीं चीन, पाकिस्तान, कई देशों ने चाहा कि भारत को भी उसी लिस्ट में डाला जाए, लेकिन उस लिस्ट में अमेरिका की सरकार ने नहीं डाला। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये देश नहीं बल्कि अमेरिका में भी एक लॉबी था जो लॉबी ये चाह रहा था कि भारत को भी इस लिस्ट में डाला जाए, पर फिर भी अमेरिकी सरकार इस बार वो गलती नहीं करना चाहती थी और अमेरिकी सरकार ने वो गलती नहीं की। इस वक्त हम देख रहे हैं ईरान में एक बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन अभी तक रुका नहीं है। कुल कहा जा रहा है 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 14,000 लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया है। 16 सितंबर से चलने वाला ये प्रदर्शन अभी तक नहीं रुका हुआ है। महसा अमीनी की मौत के बाद जिस तरीके से ये प्रदर्शन उठा है, इसे रोकने के लिए ईरान की सरकार हर तरह के एक्शन ले रही है, ये आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा ईरान के ऊपर हमेशा से ये आरोप रहा है कि बहावी कम्युनिटी के साथ, जो कि एक माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है ईरान में, उसके साथ हमेशा से इसी तरह का टारगेट किया जाता है, जैसे अरेस्ट करना हो या फिर कार्रवाई करना हो। वहीं दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो चाइना, जहां सिंजियांग रीजन में करीब 10 मिलियन उइगर मुसलमान रहते हैं और उइगर मुसलमानों के साथ चाइना क्या करता है ये दुनिया को बहुत अच्छे से पता है। वहीं बात करें पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा भी कई देश हैं जैसे कि क्यूबा, सऊदी अरबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, निकरगुआ, इन सभी को अमेरिका ने रिलीजियस फ्रीडम की कंसर्न वाली लिस्ट में डाल दिया है। ईरान, चाइना, रूस और पाकिस्तान, और इसकी घोषणा खुद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने की। फ्राइडे को अमेरिका ने इसकी घोषणा की और घोषणा करते हुए बताया कि ये सारे देश जो हैं इस लिस्ट में आते हैं। अब खबर ये आ रही है कि एक लॉबी ऐसा भी था जो चाहता था कि भारत को भी इस लिस्ट में डाला जाए, लेकिन इस बार अमेरिका ने ऐसी कोई गलती नहीं की कि भारत को इस लिस्ट में डाले। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका ने भारत के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए ऐसा किया या फिर अब भारत सरकार किसी भी मनमानी को बर्दाश्त नहीं कर रही है, इस वजह से अमेरिका को करना पड़ा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।